नमस्कार, स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। जल्द खुलेगा कालाडूंगी मार्ग। यूओयू के ऑनलाइन असाइनमेंट को हल करने में कैफे मालिक कर रहे हैं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। हल्द्वानी नैनीताल रोड में नहीं खड़ी होंगी प्राइवेट बसें, 7 दिन का अल्टीमेटम। हल्द्वानी का कूड़ा ट्रंचिंग ग्राउंड के बजाय सड़कों पर, दुर्गंध से जीना हुआ बेहाल। एसटी वैकल्पिक शिक्षा केंद्र बंद होने से 65 बच्चों का भविष्य अंधकार में। चंपावत पुलिस ने बरामद कर लौटाए 9,50,000 रुपए के 58 गुमशुदा मोबाइल फोन। शासन ने निगम बार्डो पर दोबारा से परिसीमन की कार्रवाई करने के दिए निर्देश। फर्जी कॉल सेंटर का हुआ भंडाफोड़। भारी मलबा आने से लोहाघाट पिथौरागढ़ एनएच हुआ बंद। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 2 दोस्तों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी रामनगर देहरादून स्टेट हाईवे को 10 दिन के भीतर ठीक करने के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग युद्ध स्तर पर कार्य करने में जुटा हुआ है। बीते दिनों भारी बारिश की वजह से नाले के आने के चलते चकलुबा में तीसरी बार पुल के आसपास का हिस्सा बह गया था, जिसमें आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। फिलहाल अन्य वैकल्पिक रास्तों से हल्द्वानी से रामनगर के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक चौधरी ने बताया कि तेजी के साथ काम किया जा रहा है। उम्मीद जताई गई है कि 12 से 13 अगस्त के बीच में रास्ता खोल दिया जाएगा। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हम अपने अधिकारी आए थे जी 30 जुलाई को भारी अतिवृष्टि हुई थी, जिसके कारण जो हमारी 3 मीटर स्पान की पुलिया थी चकलुआ पे, वो बह गई और वहाँ पर सारे ऑप्शन फेल थे। तो हम लोगों ने वैली ब्रिज सॉफ्ट फिट का उसके लिए प्रस्तावित किया है। उस पर ना हमारा काम अभी बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसमें हम लोग करीब 60% इरेक्शन हम कर चुके हैं। दिन रात वहाँ पर काम चल रहा है और हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा, कमिश्नर सर द्वारा भी निर्देशित किया गया कि दिन रात काम किया जाए। हमारा सिविल का जो कंस्ट्रक्शन का काम है, पेडेस्टल कास्टिंग का, वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा यातायात सुगम रहे उसके लिए उसके डाउन स्ट्रीम में एक डाइवर्जन बना हुआ है और वहाँ पे भी हमारी जेसीबी 24 घंटे तैनात है। थोड़ा पानी जब तेज़ होता है तो उसी समय यातायात बाधित होता है और बाकी समय पर लगातार वहाँ पर यातायात हमारा सुचारू है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बसों का संचालन अभी नहीं हो रहा है, परंतु जो छोटे वाहन हैं और बाकी चीज़ें हैं वो सभी सुचारू रूप से चल रही हैं। सर कब तक कंप्लीट होगा? हमारा इसमें लक्ष्य 15 अगस्त तक का है, परंतु मुझे उम्मीद है कि हम लोग करीब 12-13 तारीख तक इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने रामनगर में एक साइबर कैफे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। ऑनलाइन असाइनमेंट के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। जानकारी देते हुए महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर एस मौर्य ने बताया कि साइबर कैफे संचालकों के द्वारा असाइनमेंट कार्य परीक्षा को कारोबार बना लिया है। कई कैफे धड़ल्ले से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाकायदा इंटरनेट मीडिया पर विज्ञापन प्रसारित किए जा रहे हैं। साइबर कैफे संचालकों द्वारा सोशल मीडिया पर अलग अलग ग्रुपों में स्वयं असाइनमेंट भरने का छात्राओं से दावा किया जा रहा है, जिसके चलते उनके द्वारा उन बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करने के साथ ही उनसे पैसे भी लिए जा रहे हैं। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। इसमें मामला ये है कि ओपन यूनिवर्सिटी में जो पेपर होते हैं उसके लिए असाइनमेंट का भी काम होता है, सत्रीय कार्य होता है जो 20 मार्क्स का होता है। तो इसके संबंध में कुछ कैफे संचालक और अन्य लोग इसके नाम पे व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं और विज्ञापन सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह पे दे रहे हैं, जो कि छात्रों को बरगलाना है एक तरह से और एक अवैधानिक कार्य है। इस संबंध में एक FIR दर्ज की गई है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी की तरफ से। हाँ, आगे जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी करेगी। हल्द्वानी में RTO दफ्तर में परिवहन व प्रशासन की बैठक हुई। 7 दिन के भीतर नैनीताल रोड से सभी बड़े वाहनों की पार्किंग को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कुमाऊं मोटर्स ओनर्स यूनियन और सिडकुल में चलने वाली प्राइवेट बसें सहित अन्य गाड़ियों को नैनीताल रोड से पार्किंग हटाने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। प्रशासन और परिवहन विभाग ने बैठक में अगले 7 दिनों में टेम्पो और अन्य बड़े वाहनों के संचालन करने वाली एजेंसियों को अपनी पार्किंग स्वयं तलाश कर नैनीताल रोड से सभी वाहनों को हटाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि नैनीताल रोड में लंबे समय से सिडकुल में चलने वाली बसें व अन्य सरकारी बसें भी खड़ी रहती हैं।
यातायात की दृष्टि से अब नैनीताल सड़क को पूरी तरह से खाली करने के लिए कहा गया है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मार्ग है ये इस पर ये समस्या रहती है कि अक्सर सड़क के किनारे काफी संख्या में बसें खड़ी हो जाती हैं। तो आज परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ और जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें केमू है या कुछ प्राइवेट एजेंसी हैं जो अपनी बसें संचालित करती हैं, उनके साथ एक बैठक की गई और उन्हें बताया गया है कि ये नो पार्किंग जोन है। सड़क जो चौड़ीकरण किया गया है ये यातायात के लिए है, तो वो लोग अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। इसके अलावा नैनीताल रोड स्थित कुछ विद्यालय हैं, उनकी भी बसों का संचालन समुचित तरीके से नहीं हो रहा है, तो उन सभी को बताया गया कि एक हफ्ते में अपनी व्यवस्था कर लें। सभी को एक समय दिया गया, उसके बाद प्रवर्तन की कठोर कार्रवाई इसमें की जाए। हल्द्वानी कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम है। यहाँ की आबादी लगभग 4 लाख है और रोजाना लाखों कुंटल कूड़ा शहर से निकलता है, लेकिन नगर निगम द्वारा बेहतर व्यवस्था न होने के कारण कूड़ा ट्रंचिंग ग्राउंड में सही से निस्तारित नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि कूड़े का ढेर बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी गिरने लगा है। रामपुर काठगोदाम राष्ट्रीय राजमार्ग में हल्द्वानी आंवला चौकी के पास बने ट्रंचिंग ग्राउंड से कूड़ा न सिर्फ हाईवे तक आ रहा है, बल्कि भारी दुर्गंध से आसपास के इलाके का बुरा हाल है। इसका असर पहाड़ जाने वाले पर्यटकों पर भी पड़ रहा है। इन सालों से यही समस्या होने के बाद भी नगर निगम आज तक इसका स्थायी समाधान नहीं ढूंढ पाया है। हालांकि मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि बरसात के समय कूड़ा गीला होने की वजह से कूड़े की गाड़ियां ट्रंचिंग ग्राउंड के भीतर नहीं जा पाती हैं, इसलिए ऐसे हालात हैं जिसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बरसात में कूड़ा गीला हो जाने के कारण हमारी गाड़ियां अंदर नहीं जा पाती हैं। इस कारण से कई बार कूड़ा सड़क के किनारे आ जाता है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जैसे ही बरसात रुकती है यहाँ से कूड़ा हटा करके पीछे शिफ्ट किया जाए और हाईवे को खाली कराया जाए। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां गुर्जर बस्ती भोगपुर में पिछले 14 सालों से बच्चों की शिक्षा के लिए भारत सरकार की सब शिक्षा अभियान के तहत NRST खोला गया था, लेकिन 2024 मार्च के महीने में वैकल्पिक शिक्षा केंद्र को बंद करा दिया गया, जिसके बाद से छोटे छोटे छात्र छात्राओं को भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। पूरा मामला जसपुर विधानसभा क्षेत्र के गुर्जर बस्ती न्याय पंचायत करणपुर का है, जहां सरकार द्वारा 2009 में बच्चों की शिक्षा के लिए वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोला गया था, लेकिन बिना किसी आदेशों के बाद केंद्र को बंद कर दिया गया, जिसके बाद वहां के बच्चों का भविष्य अंधकार में है। जिसके समाधान के लिए आज गुर्जर बस्ती के लोगों और बच्चों के साथ क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान उप जिलाधिकारी जसपुर कार्यालय पहुंचे और बातचीत की गई। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी जसपुर भी मौजूद रहे। वहीं छात्र छात्राओं ने उप जिलाधिकारी जसपुर को जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें केंद्र को फिर से जल्द खोलने की मांग की गई। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि के शिक्षा केंद्र जो गुर्जर लोग हैं उनके बच्चों के लिए चलता था, जो अचानक बंद कर दिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना थी और केंद्र सरकार की तरफ से जो फंड आता था उसे बंद कर दिया गया है, जिससे बच्चे सहमत नहीं हैं। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। स्कूलों से दूर थी बस्तियाँ, उनमें खोले गए थे और हमारे यहाँ भी क्योंकि वहाँ रास्ते नहीं हैं और वो जंगल के अंदर वो वन गुर्जर बस्ती रहती है, उसमें सेंटर चल रहा था, लेकिन 31 मार्च को ये बंद कर दिया गया। ना कोई इसका लिखित नोटिस है, ना कोई सूचना है, केवल जो वहाँ टीचर हैं उनको वेतन देना बंद कर दिया। वहाँ 65 बच्चे हैं, लेकिन मेरी अभी जो निदेशक BD तिवारी से बात हुई है, वो कहते हैं कि मैं शुरू कराता हूँ और सुबह CO से भी बात हुई। मैंने भी कोई लेटर का सरकार का है कि बंद करने का, तो हमें अवगत कराइए, फिर हम बात करेंगे। तो लेटर कोई नहीं बता रहे कि साहब ऐसा कोई आदेश उन्होंने अभी तक तो दिया नहीं, लेकिन उम्मीद है कि चल जाएगा, क्योंकि हर बच्चे का अधिकार है। वहाँ वाहन जा नहीं सकता, मेन कारण है बच्चों का, क्योंकि जब वाहन नहीं जाएगा तो उनका आवागमन स्कूल तक कैसे होगा, इसीलिए वो सेंटर चल रहा था। और ऐसे सेंटर हमारे जो उत्तराखंड में कई जगह हैं, हमारे उधम सिंह नगर में भी 4-5 सेंटर हैं जो चल रहे हैं, लेकिन इसी सेंटर को क्यों बंद किया गया ये कारण समझ में नहीं आया। अब प्रयास ही मैं तो बच्चों के साथ हूँ कि उनके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। अब वो आज हमारी उनसे बात हुई है तिवारी जी से, उनका भी हमें आश्वासन दिया अभी कि मैं भी कहता हूँ और फिर मैं CO से ही बात करूँ। गुजर जो वो हैं लोग हैं उनके बच्चों के लिए चलता था, स्पेशली उनके लिए एक सेंटर संचालित था वित्तीय वर्ष तक, वो अचानक बंद कर दिया गया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी। तो बताया जा रहा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो उसमें जो फंड आते थे वो बंद हो गए हैं।
और उसके लिए जो उन्होंने जो व्यवस्था की थी उससे ये बच्चे सहमत नहीं हैं, क्योंकि जो सेंटर्स उनके लिए अलॉट किए गए, स्कूल जो उनके लिए अलॉट किए गए वो बहुत दूर है और वहाँ तक का जाने का रास्ता थोड़ा पथरीला है। तो इसके लिए जो है संबंधित विभाग को आगे इस पत्र भेजा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि यदि सेंटर फिर से शुरू हो जाए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर विगत दिनों जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र में कई लोगों के द्वारा अपने मोबाइल फोन गुम होने की संबंध में सूचना दी गई थी। सूचनाओं के आधार पर मोबाइल रिकवरी सेल चंपावत द्वारा जांच की गई तो मोबाइल फोनों का जनपद के भिन्न भिन्न स्थानों पर ऑन होना पाया गया। सभी मोबाइल फोनों की सूचना मोबाइल रिकवरी सेल द्वारा विभिन्न थाना पुलिस को दी गई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस टीमों द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 58 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिसकी कीमत लगभग 9.50 लाख रुपए है। वहीं एसपी चंपावत अजय गणपति द्वारा आज पुलिस कार्यालय चंपावत में उपस्थित 10 मोबाइल स्वामियों को मोबाइल उनके सुपुर्द किया गया तथा अन्य क्षेत्र के मोबाइल स्वामियों को थाना स्तर के माध्यम से मोबाइल उनके सुपुर्द किया जाएगा। वहीं मोबाइल स्वामियों द्वारा जनपद चंपावत पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मोबाइल बरामद कर सुपुर्द करने पर एसपी अजय व जनपद पुलिस को धन्यवाद देते हुए भूरी भूरी प्रशंसा की गई। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मैं मोहन चंद्र पांडे, मैं रोसाल डनगांव का मूल निवासी हूं। तो मेरा फ़ोन जो है लोहाघाट में खो गया था, जिसकी सूचना मैंने लोहाघाट थाने में एफआईआर दर्ज करा कर दी थी और आज मुझे जो है चंपावत पुलिस के द्वारा फ़ोन सही सलामत मुझे सौंप दिया गया है। इसके लिए मैं चंपावत पुलिस का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं दरबान सिंह ढेक, ग्राम कोली ढेक, लोहाघाट से मेरा फ़ोन गांव से ही चोरी हो गया था, जिसमें मैंने एफआईआर की थी और चंपावत पुलिस द्वारा मुझे सही टाइम पर उन्होंने अपनी ढूंढ खोज करने के बाद मुझे सौंप दिया गया है। मैं चंपावत पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं मुकुल रावत, मेरा फ़ोन गौरचौड़ मैदान से खो गया था और मैंने चंपावत पुलिस में कंप्लेन लिखाई और क्या कहते हैं, मैं चंपावत पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को सही टाइम पर फ़ोन वापस दिलाया। उसका मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं कुंदन सिंह, ग्राम बरकांडी, मेरा फ़ोन खेतीखान में खो गया था। आज मुझे चंपावत पुलिस ने ढूंढ के मुझे मेरा फ़ोन दे दिया है, मैं उसका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। केदारनाथ यात्रा पड़ाव के सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। पहाड़ी से लगातार बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। केदारनाथ धाम में आज भी मौसम खराब है। वहीं मौसम खराब होने से चिनूक और MI-17 नहीं उड़ पाया। बता दें कि केदारनाथ धाम में अभी भी 40 के करीब तीर्थयात्री हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 8वां दिन है। NDRF और SDRF लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। रुद्रप्रयाग से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। शासन द्वारा नगर निगम के परिसीमन में कमियां मिलने के बाद 54 निगम वार्डों पर दोबारा से परिसीमन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके आदेश मिलने के उपरांत नगर निगम ने परिसीमन के कार्य को दोबारा शुरू कर दिया है। वहीं अपर नगर आयुक्त वीर सिंह बुदियाल ने बताया कि 49 ऐसे वार्ड हैं जिनमें जनसंख्या को लेकर कमियां पाई गई हैं, जिसके कारण उनमें उन वार्डों को दोबारा परिसीमन के लिए शासन के आदेश जारी हुए हैं। उन्होंने बताया कि हर एक वार्ड में लगभग 8,500 लोगों का वोटर होना अनिवार्य है और नगर निगम द्वारा जो रिपोर्ट शासन को प्रेषित की गई थी उनमें से अधिकतर वार्डों में या तो 8,000 से उनकी संख्या अधिक है या उनकी संख्या कम है, जिसके चलते शासन द्वारा निगम को 54 वार्डों के परिसीमन कर 7 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा है। अपर नगर आयुक्त द्वारा कहा गया कि विभाग द्वारा जो समय सीमा पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है उसमें उन्होंने आशा व्यक्त की है कि शासन द्वारा दिए गए समय के अंदर वह अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर देंगे, जिससे निकाय चुनाव समय से कराए जा सके। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। प्रकार से जो है जो परिसीमन वाले वार्ड हैं उनमें जो है कमियां पाई गई है और निगम के ओर से जो है शासन को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। 7 दिन के अंदर जो है इसका जवाब मांगा गया परिसीमन को लेकर। जो हमारा नगर निगम 100 वार्डों का नगर निगम है देहरादून,
इसमें 49 वार्ड, जो मानक के अनुसार कुछ वार्डों का जो जनसंख्या है 10% का कुछ अंतर पाया गया है। तो उसके लिए शासन ने कहा कि इसको सही करा के हमें रिपोर्ट भेजें। इस संबंध में परसों हमें लेटर मिला था जिलाधिकारी महोदय के वहाँ से, तो नगर आयुक्त साहब ने हमें ये कहा गया कि इसमें परिसमन करने के लिए टीम का गठन करना है। तो हम लोग कल से लगातार हम लोग बैठक कर रहे हैं, फिजिकली भी देखेंगे और हम लोग नक्शा का में हम लोग क्या कर सकते हैं उस चीज़ को हम लोग अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो आपकी रिपोर्ट 7 दिन के भीतर आप शासन को हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि यह क्योंकि 49 को ठीक करने के लिए और भी इसमें डिस्टर्ब हो सकते हैं और वार्ड में भी इसमें इफेक्ट पड़ेंगे। कहीं वार्ड कहीं टूट के आएंगे तो कहीं जुड़ने भी जाएंगे, तो उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए काम करना, ताकि किसी प्रकार का जो कॉलोनी अगर किसी में शिफ्ट होता हुआ कॉलोनी यानी उसका एक जो 2011 का हमारा जो जनगणना का हमारा मानक है उसके अनुसार हम लोग को काम करना है। सर कमियां क्या रही हैं जो इस तरीके की बातें सामने आई, किस जगह से कमी है? जो वार्ड में जो जनसंख्या होनी चाहिए थी उस जनसंख्या में जो 2011 में करीब लगभग 8.5 लाख का हमारी जनसंख्या है और हमारा 100 वार्ड है, तो एक वार्ड में लगभग 8-8.5 हज़ार हमारा जनसंख्या होना चाहिए। तो कहीं अधिक है तो कहीं कम है, तो इसको ठीक करने के लिए जो 49 का हमें मिला है कि उसमें कमी है, कुछ अधिक है, तो उसको हम ठीक करने जा रहे हैं। तो उसको ठीक करने कहीं कहीं बॉर्डर उसका हिल सकता है, या ब्लॉक जो जनगणना में जो ब्लॉक बने हैं उस ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट हो सकता है। इस टाइप का हम लोग देख रहे हैं ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो और लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को गोपनीय माध्यम से राजपुर क्षेत्र IT पार्क के पास स्थित फाइनोटेक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में अवैध इंटरनेशनल कॉल सेंटर के संचालित होने तथा उक्त कॉल सेंटर के माध्यम से विदेशी लोगों को कॉल कर उनसे ठगी किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर SSP देहरादून द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी मंसूरी के अंतर्गत 2 अलग-अलग टीमों का गठन किया गया, जिससे बीती देर रात राजपुर क्षेत्र अंतर्गत IT पार्क में उक्त अवैध कॉल सेंटर ग्लोबल टेक एनर्जी सॉल्यूशन पर दबिश दी। तो मौके पर एक बड़े हॉल में लगभग 100 केबिन का एक कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा था, जहां पर अलग-अलग केबिन में बैठे युवक युवतियों द्वारा सिस्टम के माध्यम से कॉल अटेंड की जा रही थी। उनको अंतर्राष्ट्रीय एंटी किंग विभाग का प्रतिनिधि बताकर लोगों से उनके कंप्यूटर सिस्टम से हैकिंग हटाने के नाम पर बैंक खातों की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। मौके पर पुलिस द्वारा उक्त कॉल सेंटर को संचालित कर रहे 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उनके द्वारा ओके फर्जी कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा था, जिसमें वे लोग USA और कनाडा के लोगों को टारगेट करते हैं। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। एक गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा जो IT पार्क क्षेत्र में ग्लोबल टेक एनर्जी सोल्यूशन करके कंपनी थी, वहां पर कल रात्रि उसमें रेड की गई थी और ये सूचना थी कि वहां पर एक फर्जी कॉल सेंटर बड़े पैमाने पर ऑपरेट हो रहा है। और जब वहां पर पुलिस द्वारा टीम सर्च किया गया तो वहां 58 लोग वहां पर वर्क पाए गए जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पे काम कर रहे थे। जब सभी के डेस्कटॉप और लैपटॉप को चेक किया गया तो पाया गया कि उनके द्वारा एक एंटी सिस्टम हैकिंग करके एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक पॉपअप भेजा जा रहा था, जो इनके अमेरिका में US में बैठे कुछ और लोग कनेक्शन में थे, उनको ये फॉरवर्ड हो रहा था और उसके द्वारा वहां पर जो अमेरिकन और कनाडियन सिटीजन्स हैं उनके जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पर वायरस आ गया या उनका सिस्टम हैक हो गया, उसको ठीक करने के लिए उस पर पॉपअप भेजा जा रहा था और जो भी ट्रांजैक्शंस के पेमेंट हो रहे थे वो डॉलर्स में वहां अंकित करके अलग से मेंटेन हो रहा था। क्योंकि प्रथम दृष्टया जो टीम गई वहां पर टेक्निकल टीम द्वारा जब सभी डेटा देख लिया गया तो ये पूरी पुष्टि हुई कि ये फर्जी कॉल सेंटर इस तरह से यहाँ से जैसे पूर्व में ऑपरेट होते थे इस तरह का यहाँ पर पाया गया। और इसमें उन 58 के अलावा 8 लोग ऐसे मिले जो विभिन्न प्रांतों के थे, जो अलग अलग कैपेसिटी में उसको वर्क कर रहे थे, जैसे आप कहेंगे डेस्क हेड कहेंगे या मैनेजर कहेंगे, जो डायरेक्टली इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहे थे। ये 8 लोग अलग अलग प्रांतों के गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार के थे। और तो कहीं ना कहीं से पूछताछ में पता चला कि ये इंटरस्टेट गैंग इस तरह का बना हुआ था और ये वहीं, और जो 58 लोग थे वो भी इन्हीं प्रांतों से, गुजरात, नॉर्थ ईस्ट और कुछ उत्तराखंड के भी बच्चे थे इसमें। और इस तरह के लोग को वहां पर एम्प्लॉय करके लालच देकर इसमें काम चल रहा था। पूरे मौके से जो हमारे टीम ने उसमें किया, उसमें 81 जो है हमारे
लैपटॉप थे जो यूज हो रहे थे, 29 डेस्कटॉप लगे थे, साथ ही साथ विभिन्न राउटर्स 5 उसमें बरामद हुए, जिसके माध्यम से सारा ये खेल चल रहा था। तरह तरह के इसमें हमें वहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर ऐसे गैजेट्स और जो पता चले, जिसके माध्यम से सिस्टम को वो वहाँ पर एक्सेस लेते थे, जिसमें क्विक एसेट, लॉगिन, गो शेयर करके थे, जिसको माध्यम से जो विक्टिम है उनको कहीं ना कहीं उनके डेस्कटॉप लैपटॉप को शेयर करने के बाद यहाँ से पॉपअप भेजा जा रहा था। तो सभी चीज़ों को परीक्षण के उपरांत इसमें जो है विभिन्न धाराओं में इन पर मुकदमा दर्ज किया करके 8 लोग को इसमें अभी अरेस्ट किया गया है। सभी सामान को सीज किया गया, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ से ज़्यादा है। साथ ही साथ ये अभी विगत 1.5-2 माह से ये गैंग पूरी तरह से सक्रिय होकर यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉय करके यहाँ पर चल रहा था। अब इसके कुछ कनेक्शंस मिले हैं जो अलग बाहर की कंट्री से मिले हैं, जहां से इनका ट्रांजैक्शन भी ट्रेल मिली है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे नंबर्स भी आए हैं जो बाहर से इनके साथ कनेक्टेड थे और ऑपरेट हो रहे थे, जिसके बारे में अभी जानकारी की जा रही है। तो एक देखा जाए तो एक कॉल सेंटर जो विभिन्न प्रांतों के बच्चों को लाकर और विभिन्न प्रांत के जो इसमें मास्टर हेड्स मिले हैं जो काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंटरस्टेट ये गैंग था जो पूरी तरह से यहाँ पर ऑपरेशनल होने के लिए यहाँ पर सेटअप किया था, और इसमें समय रहते इसकी सूचना पर इसको पर्दाफाश किया गया। क्योंकि इस तरह के कॉल सेंटर में सबसे बड़ी बात ये रहती है कि विदेशी नागरिकों को ठगने के साथ ही साथ ऐसे कॉल सेंटर्स कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड में भी इन्वॉल्व होकर इंडिया में भी ऐसे अपराधों को कारित करते हैं, जैसे पूर्व में भी ऐसी बात प्रकाश में आई है। तो उस एंगल को भी हमारी टेक्निकल टीम चेक करेगी कि क्या इन साइबर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडियंस को भी साइबर फ्रॉड के तहत यहाँ से ऑपरेट किया जा रहा हो। ये सभी चीज़ इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। इसमें प्रथम बार जो है BNS के तहत धारा 111 के तहत भी इन पर ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, और बाकी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत के लिए वहाँ पर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। गुरुवार दोपहर को चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र में हुई भारी बारिश के चलते लोहाघाट पिथौरागढ़ NH भारतोली के उस्ताद होटल के पास भारी मलबा आने से बंद हो गया, जिस कारण NH के दोनों ओर कई वाहन व सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। भारी बारिश से निर्माणाधीन ओखलखंज सड़क का मलबा NH में आ गया, जिस कारण NH बुरी तरह बंद हो गया है। शाम तक NH खुलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि NH की मशीन NH खोलने में लगी है। वहीं NH बंद होने से यात्री काफी परेशान है और NH खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं NH बंद होने से चंपावत जिले का पिथौरागढ़ जिले से संपर्क कट गया है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग से 2 दोस्तों द्वारा दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद तीसरा दोस्त उसकी अश्लील फोटो वायरल कर उस पर दबाव बना रहा था। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर 3 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। CO सिटी निहारिका तोमर ने बताया कि पुलिस को सौंपी गई तहरीर में कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी की सोशल मीडिया के माध्यम से सिसई वंडिया निवासी एक युवक की पहचान हुई। इस दौरान आरोपी ने उसे अपने घर बुलाया और पेय पदार्थ में नशीली दवा मिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील फोटो खींच ली। किसी को बताने पर फोटो वायरल करने की धमकी दी, जिसके बाद आरोपी युवक ने अश्लील फोटो अपने दोस्त को भेज दी, जिसके बाद उसको ब्लैकमेल कर होटल में दुष्कर्म किया। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, रुद्रपुर में हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी एक नाबालिग लड़की की कि एक नाबालिग लड़के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके द्वारा उसके अश्लील वीडियो और फोटो भी खींचे गए। ये वीडियो उसके द्वारा आगे और प्रसारित किए गए और आगे 2 और युवकों को भेजे गए जो उसको इस वीडियोस को लेकर ब्लैकमेल किया करते थे। इस कंप्लेंट पर हमारे द्वारा एक अभियोग पंजीकृत किया गया रुद्रपुर पर और इसमें आगे विधिक कार्रवाई जारी है। देखिए, अभी इसमें गिरफ्तारी हुई नहीं है, गिरफ्तारी शेष है। हमारे द्वारा लगातार प्रयास करे जा रहे हैं तुरंत गिरफ्तारी करने। आज के लिए इतना ही और अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।